सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम तेहि विधि रहिए। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का होल चैप्टर। आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहां पर क्या फॉल्ट है जो आप करते हैं एग्जाम में, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझने में प्रॉब्लम करता है, किस पॉइंट को लेकर आप पूरे साल डिस्टर्ब रहते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको एग्जाम देना है, अपनी मार्कशीट लेनी है और उस पे साइंस में अच्छे से नंबर लेने हैं। तो साइंस में नंबर आपको अगर अच्छा चाहिए तो केमिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का एक उसमें पार्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो उस पार्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना है, केमिस्ट्री को आपको अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आगे आप जाके प्रिपरेशन करते हैं नीट की या फिर आईआईटी जेई की, तो आपको केमिस्ट्री प्रॉब्लम न करे, तो उसको अभी से आप समझते चलें, उसको अभी से आप क्लियर करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। क्लास 10th का पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है आपके पास? कि फर्स्ट हेडिंग है केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहली हेडिंग बेटा आप समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और केमिकल रिएक्शन से ही आपकी केमिस्ट्री क्लास 10th की स्टार्ट होती है। तो केमिकल रिएक्शन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, इसको हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। चलिए मार्कर सेलेक्ट करते हैं और आते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की तरफ। केमिकल रिएक्शन क्या कहता है कि अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब दो सब्सटेंस या ज्यादा भी हो सकते हैं आपस में रिएक्ट करेंगे, तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? विद न्यू प्रॉपर्टीज। जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? पहले जो रिएक्टेंट आप यूज किए हैं उनसे डिफरेंट होगी। जो सब्सटेंस आप यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट, उससे डिफरेंट होगा प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, ए प्लस बी, ये दो सब्सटेंस हो गए, रिएक्ट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट। इनको आपस में रिएक्ट कराइए। ए को लीजिए, बी को लीजिए, आपस में क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे। इनको आप रिएक्ट करा दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी। अब सी क्या है? इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी देन किससे? जो ए और बी है। जो सी है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ए और बी से। तो ये क्या है? आपका हो गया प्रोडक्ट। सी क्या हो गया? प्रोडक्ट। और ए बी क्या हो गया? ये आपके हो गए रिएक्टेंट। तो क्या समझे केमिकल रिएक्शन? कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो? उनसे डिफरेंट हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। A process by which two or more substances react with each other to form a new substance with new properties is known as a chemical reaction। बात समझ में आ गई आपको केमिकल रिएक्शन क्या है? चलिए
थोड़ा सा आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब समझते हैं एग्जाम्पल इसका। इसका क्या देखेंगे हम लोग बेटा, एग्जाम्पल समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे घर पे आप लोगों ने ये क्या है, राइस, ये क्या है, दाल, दाल और चावल। घर पे आपने दाल चावल का यूज किया होगा खाने में, ठीक है, अक्सर खाते होंगे। तो दाल चावल आप क्या है, इसको घर पे गए और इसको मिला दिए, आप इसको क्या किए, मिक्स किए। तो क्या कोई रिएक्शन हो गई, क्या कोई रिएक्शन हुई, क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? इसको मिक्स करने से क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं, इसको मिक्स करने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दाल की प्रॉपर्टी जो थी उसको जब मिक्स करेंगे तो वही उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, चेंज नहीं होगी। बात समझ गए? तो ये क्या है, ये आप मिक्स करते हैं लेकिन यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। अब इधर आते हैं, इधर जैसे आप देखते हैं टी, टी घर पे बनती है, यहां पर क्या है, मिल्क, टी लीव्स, शुगर और भी बहुत सी चीजें ऐड करते हैं लोग, और क्या बनाते हैं, चाय। तो यहां पर क्या है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, हीट आप उसको दिए होंगे और कोई नया सब्सटेंस बना, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनसे डिफरेंट है। तो ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन यहां पर टेक्स प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल केमिस्ट्री में समझने के लिए चलिए हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं क्या एग्जाम्पल। केमिस्ट्री में क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे केमिस्ट्री में C+O2 क्या बन गया, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा क्या है, जैसे Zn प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो ZnO बन जाएगा। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लें। तो ये सभी क्या है, यहां पर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बात समझ गए कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाइए। अब ये आ गया, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जैसे अब आप देखें, A+B क्या बनाया, C बनाया। A+B क्या बनाया, C बनाया। तो यहां A+B जो है ये रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। अगर A और B ना होते तो क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी भाई? जब A और B ही नहीं है, जब रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन तो होनी नहीं है। तो रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, कोई दो स्टार्टिंग सब्सटेंस चाहिए। तो जैसे A और B ये क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ? अब ये क्या है, ये क्या बना आपका, फाइनली C बन गया। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। जो फाइनली जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस क्या होता है, ऑब्टेन होता है रिएक्शन के बाद। जैसे मान लीजिए A और B को आप मिलाए, आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट किए, रिएक्शन करने के बाद कोई नया सब्सटेंस बनेगा, उस नए सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस क्या हुआ, रिएक्शन को स्टार्ट किया, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो समझ गए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। देखिए, बहुत बच्चों की ये क्लास में समस्या रहती है। क्लास 10th में जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो वहां पूरे साल देखते हैं कि बच्चे को रिएक्टेंट नहीं मालूम है, प्रोडक्ट नहीं मालूम है। तो बेटा ऐसा मिस्टेक बिल्कुल मत करें। आप थोड़ा सा समय लें और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक बार में समझ लें कि जो स्टार्ट करता है रिएक्शन को वो रिएक्टेंट है, और जो फाइनली ऑब्टेन होता है वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये समझ गए आप रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन की। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो कौन कौन से फीचर, कौन कौन से चीजें
उसमें होनी चाहिए, जिससे कि आप समझ जाएं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। तो उसमें कौन कौन से फीचर्स दिखने चाहिए, ये है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, कैरेक्टर्स। तो कौन कौन से उसमें लक्षण होने चाहिए, ये आपको समझना है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट याद रखें, क्या, कि चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का बदलना, चेंज ऑफ कलर, कलर का बदलना, चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। ये 5 पॉइंट आप माइंड में रखें, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, गैस और प्रेसिपिटेट। कौन से पॉइंट आप रखेंगे माइंड में? एक हो गया स्टेट, दूसरा क्या हो गया, कलर, क्या हो गया, कलर, तीसरा क्या हो गया, टेम्परेचर, फोर्थ क्या हो गया, गैस, फिफ्थ क्या हो गया, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। अगर स्टेट चेंज होता है, स्टेट अगर बदलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कलर बदलता है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर बदलता है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर गैस इवॉल्व होती है, गैस रिलीज होती है, गैस निकलती है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब इन बातों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। पहले क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का बदलना। जैसे एक रिएक्शन आप देखिए, हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैस में, ऑक्सीजन किस में है, गैस में, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है वाटर, किस स्टेट में, लिक्विड में। तो यहां देखें, जो आपके पास रिएक्टेंट हैं, ये आपके दोनों, एक पेन सेलेक्ट करते हैं बेटा, ये दोनों किस में हैं, गैस में, और बना किस में, लिक्विड में। तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं, यहां आप देख पा रहे हैं कि इसका स्टेट बदल रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट क्या था, गैस था। क्या भैया था, गैस था। रिएक्टेंट क्या था भैया, गैस था। और बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना, लिक्विड बना। क्या बना, लिक्विड बना। तो गैस कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। तो ऐसा प्रोसेस है ये, जहां पर स्टेट बदलता है। क्या बदलता है, स्टेट बदलता है। स्टेट बदलता है, इसलिए क्या है ये, यहां पर चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। बात समझ गए। अब एक चीज और समझ लें आप थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए H2O, ये लिक्विड था और H2O चेंज हो गया वेपर में या गैस में चेंज हो गया, ठीक है, गैस लिख देते हैं। तो यहां पर भी स्टेट बदला। क्या बदला, स्टेट बदला। लेकिन जैसे ये था, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी जो थी वही इसका आया, मतलब यहां कोई चेंज उसका नहीं हुआ। यहां जो सब्सटेंस पहले था और जो बाद में बना, इसमें कोई चेंज नहीं आया। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर ये फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो यहां पर कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये फिजिकल चेंज है। यहां फिजिकल क्या होता है, उसमें बदल जाता है सिस्टम, लिक्विड से गैस, लेकिन कुछ और होता नहीं, केमिकली कुछ नहीं होता है। तो ठीक समझ गए, इसको हटा देते हैं, ये आप समझ गए बात। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, कलर का बदलना। कलर कैसे बदलेगा, तो कलर क्या है बेटा, जैसे PbNO3 टू द होल ट्वाइस, ये क्या है, Pb मतलब Pb लेड, और NO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। तो इसका नाम लिख देते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लें आप। ये किस कलर का है, येलो कलर का है, और ये किस कलर का होगा, व्हाइट।
अब यहां समझेंगे, देखो इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, कलर क्या हो गया, चेंज, व्हाइट से किस में आ गया, येलो कलर में आ गया। तो इस प्रोसेस में कलर चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। तो बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये पहले का एग्जांपल, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कब बदलना, देखो टेम्परेचर कब बदलेगा, जैसे उसको हीट दी जाए। मान लीजिए अगर आप रिएक्शन में हीट सप्लाई करते हैं तो बदलेगा, या हीट क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, तब बदलेगा। तो दोनों बातें हैं। जैसे CaO, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, क्या बन जाएगा, CaOH टू द होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो स्लैग्ड लाइम बनाएगा, क्या बनाएगा, स्लैग्ड लाइम। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज। तो यहां पे टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हीट रिलीज होती है। तो एक प्रोसेस जहां पर हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसका मतलब है कि टेम्परेचर बदलेगा, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। बात समझ गए ना आप। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ को समझेंगे। फोर्थ कहता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, गैस का रिलीज होना। तो जैसे एक रिएक्शन कराते हैं Zn और कराते हैं H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से, तो यहां क्या बन जाएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इसको आप दिखाएंगे, एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ, एरो को हेड किधर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये रिलीज हो रही है और ये गैस के फॉर्म में है तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। बात समझ गए ना, ये ऊपर को जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। अब हाइड्रोजन को जैसे रिलीज हो रहा है, आपको चेक करना है, हाइड्रोजन का आपको टेस्ट करना है। तो अब इसके पास, टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल ले जाइए, जलती हुई मोमबत्ती। तो क्या होगा, जब उसको आप उसके पास ले जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। किसके साथ बर्न होगी, पॉप साउंड के साथ। बात समझ गए। तो आप क्लियर कर लेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बात समझ गए। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो पहली चीज तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, इनसॉल्यूबल एक सब्सटेंस है, ठीक है बेटा। एक ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल रहेगा, जो मतलब उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। तो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस रिएक्शन में बन जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर ये होता है तो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट होगा NaCl से तो बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये AgCl कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, कैसा होगा, व्हाइट कलर का। ये प्रेसिपिटेट हो गया। तो इसमें जो आपको एरो दिखाना है बेटा, इसमें एरो आप नीचे को दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, एरो आप नीचे की तरफ दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में बिलो सेटल्ड होगा, नीचे की तरफ ये बैठ जाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो होता है उसमें आप जो एरो दिखाएंगे उसमें नीचे को दिखाएंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन इवॉल्व होगा इसमें आप ऊपर को दिखाएंगे। बात समझ गए ना कि एरो नीचे को कब होता है और एरो ऊपर को कब लगाया जाता है, ये आप समझ गए ना। तो ये पॉइंट आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके आगे समझते हैं हम लोग क्या हेडिंग है। इसके आगे आ जाते हैं हम लोग बेटा केमिकल इक्वेशन में। क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो अभी आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब समझना है
केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आप समझ गए, यस और नो, समझ गए। अब समझना है आपको केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो हेडिंग लगाएं आप केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किसी भी रिएक्शन का एक स्टेटमेंट फॉर्म होता है। उसमें रिएक्शन जो है वो एक स्टेटमेंट में लिखी होती है कि जैसे लिखा है कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर दें सिंबल या फार्मूले के टर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसको? केमिकल रिएक्शन को। तो क्या है कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in term of symbol और फार्मूला। मतलब फार्मूला या फिर सिंबल के टर्म में किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे ये आपको एक रिएक्शन का कौन सा फॉर्म है? ये रिएक्शन का सिंबल के टर्म में है। ये इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन है। ये रिएक्शन ही, लेकिन उसका क्या है? ये सिंबल के टर्म में है, तो ये इक्वेशन हो गई। अगर इसको हम बोल दें कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म CO2, तो ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब C+O2 गिव CO2, ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दो डिफरेंट बातें। एक चीज बताती है उसका स्टेटमेंट, और एक बताता है उसका टर्म। किसके टर्म में? सिंबल के टर्म में, ठीक है। उसका मतलब सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इक्वेशन, और स्टेटमेंट के फॉर्म में रिएक्शन। तो बात क्लियर हो गई ना कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन जैसे और भी रिएक्शन है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसको आप बैलेंस कर लें, ठीक है। ये क्या है? जब हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ये रिएक्शन क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना सिंबल के फॉर्म में ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो आप समझ गए केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? इसके टाइप्स। तो आ जाइए टाइप्स में। क्या आ जाइए? टाइप्स। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है? तो जैसे एक एग्जांपल से आपको बात क्लियर करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है H2O, ये डिकम्पोज होता है H2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है। तो यहां पर इधर H कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर H कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? ये कट जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम है। तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम in both reactant and product side। मतलब क्या है इसमें कि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जब नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब जितने एटम किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम किसमें हो? प्रोडक्ट में हो। तो वो क्या है?
बैलेंस्ड है। अगर मान लीजिए सेम ना हो, नॉट सेम, तो वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। जैसे इसी में हम कर देते हैं H2O गिव्स H2 प्लस O2। तो यहां पर H कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहां पर H है 2 और ऑक्सीजन है 2। ठीक है, यहां पर O सेम नहीं है, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जितने एलिमेंट हैं उनके कुछ एटम होंगे, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड उनका जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। अगर 2 एटम रिएक्टेंट में है किसी भी एलिमेंट के, तो उतने ही एटम किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। अगर सेम नहीं है तो अनबैलेंस। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए 2 चोर हैं, अगर वो चोरी करते हैं 1 लाख रुपए की, तो दोनों में कैसे होना चाहिए, 50,000 बराबर बटना चाहिए। तो ये बैलेंस है कि भाई बराबर बराबर बट गया तो बैलेंस है। लेकिन एक ले ले 60 और एक ले ले 40, तो क्या है, अनबैलेंस है, क्योंकि बराबर जो नोटें हैं बराबर होनी चाहिए ना दोनों तरफ। तो वैसे यहां नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो समझ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब समझते हैं बैलेंस करना। आ जाइए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग समझेंगे बैलेंस करना, कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे छोटा, H2 प्लस O2 गिव्स क्या, H2। हाइड्रोजन किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, H2O। अब इसको आपको बैलेंस करना है। अब हम आपको सिखाते हैं बैलेंस करना। सबसे पहले आप H2 लिखें, फिर O2 लिखें, फिर क्या लिखेंगे आप, H2O लिखेंगे। तो इसको ऐसे आप बंद कर दें, कोठरी में इसको बंद कर दीजिए, ये बंद कर दिए, ठीक है। अब इधर आप लिखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो अब ऑक्सीजन जहां पर लिखा है उसके आगे 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहां देखें, यहां ऑक्सीजन कहां पे है, इसमें है। तो अब इसके आगे आपको नंबर यहां बढ़ाना है, ठीक है। यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर ना। तो अब जब 2 से करेंगे तो अब H भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो H हो गया 4 और O हो गया 2। तो O तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ H बैलेंस नहीं है, तो H को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ठीक है, इस तरह आप बैलेंस कर सकते हैं। बात समझ गए कि कैसे बैलेंस करना है। एक क्वेश्चन आप समझ गए, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। NH3 नाइट्रोजन जब कंबाइन होगा हाइड्रोजन से तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पहले तो वही करेंगे, इसको यहां पर लाते हैं बाहर, यहां लिखेंगे N2, यहां लिखेंगे H2 और इधर लिखेंगे NH3, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहां लिखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3। सबसे पहले आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम। तो नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम कर लेंगे। अब इसके बाद देखें कि यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर 1 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 यहां लगाएंगे, क्लियर ना। तो ये हो जाएगा 2n। अब यहां पर देखो ये बैलेंस हो गया। अब H भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो गया 6। अब यहां कितने हैं, 2, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया ना।
बैलेंस हो गया। तो इस तरह आप इसको बैलेंस करेंगे और यहां अब जो बैलेंस रिएक्शन है इसको नीचे आप ऐसे करके इसको फिर से एक बार लिख दें। तो जब टीचर कॉपी चेक करेगा तो आपका एक नंबर इसमें क्या हो जाएगा, पक्का आपका एक नंबर हो गया। टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो वो उसको देख लेगा, तुरंत वो आपको नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड, जैसे लिखा है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, इसको आपको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, CH4 लिखें, इसको ऐसे बंद कर दें, O2 लिखें, इसको ऐसे बंद कर दें, CO2 लिखें, इसको भी बंद कर दें, प्लस H2O लिखें, इसको भी ऐसे पैक कर दें। ठीक है, सबको हम पैकिंग कर देते हैं। अब इधर लिखेंगे कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। इधर लिखेंगे कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 1 3। क्लियर ना, यहां तक तो क्लियर हो गया, आप नंबर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या है, अब आपको बैलेंस करना है, अब आपको बैलेंस करना है। तो अब देखें आप, अब कार्बन तो आपका आई होप की बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है वहां पे 2 है, तो अब देखना है हाइड्रोजन को आप 2 से कर दें, यहां लगा दें आप 2, हाइड्रोजन क्या हो गया 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब जो ऑक्सीजन बदल गया 2 और ये हो जाएगा 2, कितना हो गया, अब इसको आप लिख दीजिए 4, अब ये 4 आ गया, 3 से कोई मतलब नहीं। अब कितना हो गया ऑक्सीजन 4, यहां क्या है 2, तो अब इसको 2 से कर दें 4, तो देखो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो इस तरह आप इसको बैलेंस कर लेंगे। बाकी और एग्जाम्पल जो हैं वो जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की तब वहां कराएंगे। अभी तो फिलहाल 3 आपको समझने के लिए हैं, आप इसके अलावा घर पे प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, तो बेटा इसको हम लोग समझेंगे। पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को भी हम लोग समझ ही लेंगे क्योंकि ये भी आपको दिक्कत ना करे। तो कौन कौन सी है बेटा, एक है कॉम्बिनेशन, दूसरी है डिकम्पोजिशन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर है रेडॉक्स, फिर है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बस यहां तक समझना है आपको। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग में आ जाइए आप। चलिए बेटा अब हम लोग समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। इसमें देखो बेटा क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ में कंबाइन होता है और क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ऐसे एक प्रोसेस को, ऐसी एक रिएक्शन को जहां पर 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस क्या होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन मतलब आपस में मिल करके कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, कोई एक सिंगल सब्सटेंस। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लीजिए जैसे एक कोई सब्सटेंस है ए और दूसरा है बी, इसको आप मिला दीजिए, कंबाइन कराइए और क्या बन जाए सी बन जाए। तो एक सिंगल सब्सटेंस बना। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो सब्सटेंस बनेगा वो एक सिंगल सब्सटेंस होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर क्या बन जाएगा CaOH टू द होल ट्वाइस। यहां पर देखें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, समझ गए आप। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि जहां पर 2 सब्सटेंस कंबाइन होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको देखेंगे। आ जाइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन, इसका मतलब होता है डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना। क्या होना? ब्रेक डाउन होना। देखो जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट PbNO3 टू द होल ट्वाइस। इसको आप हीट देंगे, हीट आप दे दें, ये क्या हो जाए? टूट जाए किसमें? PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहां पर क्या है? लेड नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज हो गया किसमें? PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। इसको आप चाहे तो बैलेंस भी कर लें, यहां पर लगाएं 2, यहां पर 2, यहां हो जाएगा 4। यहां पर ये येलो कलर का है और ये कैसा है? ब्राउन है, ब्राउन गैस है। ठीक है, ब्राउन गैस। जब आप टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कराएंगे, इसको आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लें, उसको हीट कर दें, तो क्या बन जाएगा? PbO बन जाएगा। ये किस कलर का होगा? येलो कलर का, और उसमें आपको ब्राउन गैस टेस्ट ट्यूब में आपको दिखेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो देखो, एक सिंगल सब्सटेंस जब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए, सिंगल सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस? सिंगल सब्सटेंस, ये ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर सब्सटेंस में, तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस है, ये ब्रेक हो गया, टूट गया, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, और वो सब्सटेंस कैसे हो? सिंपल हो। ठीक है, तो जैसे ये चीज को ले लिए हम, ये कोई आपके पास सब्सटेंस है, इसको ब्रेक कर दिए दो टुकड़ों में, ये दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो अब यहां पर ये सिंगल सब्सटेंस हो गया और ये सिंपल हो गए। अब इस प्रोसेस को आप बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए कोई चाहिए आपको रिएजेंट। ठीक है, कोई आपको चाहिए फैक्टर जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो। तो अब हम लोग समझेंगे इसके टाइप्स, कौन कौन से फैक्टर इस पे काम करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कौन कौन से फैक्टर है बेटा इसके? तो इसका देखो आप फैक्टर, फैक्टर के अकॉर्डिंग, फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या है? थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तीन तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कौन सी? थर्मल, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, आपको डिकम्पोजिशन कराना है, डिकम्पोजिशन आपको देखना है, तो आप तीन चीजें देखें, तीन फैक्टर आप देखें। कौन कौन से तीन फैक्टर? थर्मल, हीट, हीट आप देखें। फोटोलाइटिक आप क्या देखें? सनलाइट, सनलाइट। उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो तीन फैक्टर आपके कौन कौन से? हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी के अकॉर्डिंग हीट अगर है तो थर्मल, सनलाइट है तो फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रोलाइटिक। समझ गए? समझ गए कौन से फैक्टर होंगे तो उसका नाम क्या होगा? अब इसी को थोड़ा आगे समझते हैं, वन बाय वन समझ लेते हैं। थर्मल, आ जाइए बेटा थर्मल में, कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है हीट। क्या फैक्टर है इसका? हीट। जब किसी रिएक्शन को आप हीट दोगे और वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए सब्सटेंस, तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्या? कि PbNO3 टू द होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। आप इसको बैलेंस कर लें। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर आप किसको देंगे? हीट। यहां पर आप हीट का सिंबल लगा दें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहां पर आप क्या देते हैं? फैक्टर क्या है इसका?
हीट की प्रेजेंस में, ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में हो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। थर्मल हो गया बेटा। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या कहता है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? तो ये बेटा क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे कौन सा फैक्टर है? सनलाइट है। तो जैसे एक रिएक्शन है कि AgCl को आप सनलाइट की प्रेजेंस में आप रख दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये Ag+Cl2। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख देंगे। अब ये व्हाइट कलर का होता है, ये जब डिकम्पोज होगा तो किसका होगा? ग्रे कलर का हो जाता है। ऐसे एक रिएक्शन और है AgBr, इसको रखेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा Ag+Br2। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लें। और ये दोनों रिएक्शंस का यूज किसमें किया जाता है? यानी कि फोटोलाइटिक का किसमें किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल समझ गए आप कि AgCl को ब्रेक करेगा Ag+Cl2 में और AgBr को ब्रेक करेगा Ag+Br2 में। तो ऐसी रिएक्शन का नाम है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या कहता है? आ जाइए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसमें फैक्टर क्या है, किसकी प्रेजेंस में होता है? इसमें होता है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो जैसे H2O है, इसको हम देंगे इलेक्ट्रिक करंट तो ये डिकम्पोज हो जाएगा H2+O2, हाफ O2। ठीक है, वाटर क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है H2+ हाफ O2 में इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे NaCl है, जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ब्रेक हो जाएगा Na+Cl2 में। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Na+ और Cl- में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई ना? एग्जाम्पल भी समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हेडिंग में, समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या समझेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? तो जैसा कि नाम है डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस करना। तो जैसे ये लिखा हुआ है AB+C, यहां पे क्या बन जाएगा? देखो ये B को डिस्प्लेस कर देगा तो AC+B। यहां पर क्या है? इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये समझेंगे कैसे आप कि कौन सी किसको डिस्प्लेस करता है? तो ये एक सीरीज याद रखें आप, क्या कि किंग नाम, किंग नाम कटप्पा, किंग नाम कटप्पा, मांगी आलू AL, जानती फिर FE, पब्लिक है क्यों आगे आऊं, क्यों CU आगे आऊं। किंग नाम कटप्पा, मांगे आलू, जानती फिर पब्लिक है क्यों आगे आऊं। तो ये सीरीज आपको याद रहनी चाहिए। यहां पर क्या है? आपको देखना है कि ये जो K है ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये जो AU है ये लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे रिएक्टिव कौन है? K सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। K किसी को भी डिस्प्लेस कर देता है, जो सीरीज में दिए हुए किसी को भी ये डिस्प्लेस कर सकता है।
Na को कर सकता है, कैल्शियम को कर सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि Fe प्लस CuSO4, ये आपका ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का। Fe जो है, देखो Fe सीरीज में क्या है, Fe जो है वो Cu से पहले है। Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है देन Cu, ठीक है। Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है देन Cu। तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा FeSO4 ग्रीन कलर का, ठीक है। ये हो जाता है। यहां पर क्या समझ गए आप, यहां समझ गए कि जो मोर रिएक्टिव है Fe, वो लेस रिएक्टिव Cu को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया FeSO4 और Cu को हटा के बाहर कर दिया। क्लियर ना। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आपसे कोई तगड़ा बच्चा आता है तो आपकी सीट से उठा के आपको कहीं और भेज दिया। ऐसा होता है ना क्लास में कि आपसे तगड़ा बच्चा आ गया तो आपको डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर इसमें ऐसे लिखा जाए कि FeSO4 प्लस Cu, इसको रिएक्शन कराया जाए तो क्या रिएक्शन होगी, नो। क्यों, क्योंकि Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है, Cu डिस्प्लेस नहीं करता है, तो ऐसी रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट आर नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर नहीं याद होगी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। समझ गए बेटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। क्या है, आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग में। ये आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो देखो बेटा ये आप कुछ दिख रहा है, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, इसमें येलो कलर का, इसमें व्हाइट कलर का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, जैसे लिखा हुआ है AB प्लस CD। यहां पर A जो है और C ये मेटल है, मेटल, और B और D क्या है, आयंस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर जो A मेटल है और यहां C मेटल है, इसके आयन बदल जाएंगे। देखो क्या आ गया, AD प्लस CB। A मेटल, आयन B, यहां पर आयन D, यहां पर C मेटल, आयन यहां पे D है, यहां पर B है। तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां हो सकता है कि AD जो है वो क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जांपल आप एक याद रखें कि AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ये आपका व्हाइट कलर का है, ये देखो ऐसे ही जैसे है ना ये व्हाइट कलर का, तो ऐसे ही नीचे बन जाएगा, इनसॉल्युबल होगा, तो यहाँ एरो इस तरह आप दिखा देंगे। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस आर नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स किसको कहता है। तो हेडिंग लगाएं रेडॉक्स, ठीक है। क्या है कि अ रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है, रेडॉक्स है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A प्लस बी, ठीक है, बन गया C प्लस डी। क्या बन गया, C प्लस डी।
तो अब इस पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस में दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस साथ चलेंगे, तो ऐसी रिएक्शन का नाम रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको अब हम समझते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन क्या है। तो पहली हेडिंग आप लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, एक लाइन बीच में ड्रा करते हैं, इसको यह समझाएंगे ऑक्सीडेशन क्या है। तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट है कि यहां पर एडिशन होगा, किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, किसका होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, या फिर हो सकता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे उससे। तो अगर ये तीन प्रोसेस होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, सी प्लस, या लिख देते हैं जेडीएन प्लस, जेडीएन प्लस O2, क्या बन जाएगा, जेडएनओ, बैलेंस कर लें। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें क्या है, जेडएनओ से क्या बन जाएगा, जेडएन प्लस O2, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे HCl से क्या बन जाएगा, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव, यहां क्या है, H2 प्लस Cl2 से क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड, यहां पर Na से क्या बन गया, Na प्लस, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, तो यहां कितने आ गए, 10, मतलब क्या होता है 11 माइनस 1, 10 आ जाएगा। तो अब यहां हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, यहां पर Cl 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए, Cl माइनस 18, तो इसमें क्या बन जाएगा, कैटायन, कैटायन फॉर्म होगा, और इसमें क्या बनेगा, एनायन, क्या बन जाएगा, एनायन। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम रेडॉक्स का एग्जाम्पल देके समझा देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, ले लिए। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या, ZnO प्लस कार्बन, क्या बन गया, Zn प्लस CO, ये एक रिएक्शन हो गई आपके पास। यहां पे क्या है, जिंक ऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बन से मिलेगा तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। देखो यहां ZnO से क्या बनता है, Zn, यहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, O रिलीज हो रहा है, O रिलीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां पर निकल रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब क्या है, ये हो रहा है आपका रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब कार्बन से CO का बनना ऑक्सीडेशन है, और ZnO से Zn का बनना क्या है, रिडक्शन है। तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर ना बात आपको। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की।
तो इसको समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, देखो जो सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस जो रेड्यूस होगा, रेड्यूस्ड होगा, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट जो सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब समझना आपको ये है बेटा, आप समझ रहे हैं कि सो रहे हैं, आप सोइए नहीं, आप देखें क्या कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब यहां देखें ZnO क्या हो रहा है, देखें रिड्यूस हो रहा है ना बेटा, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जाम में आपके 1 नंबर पक्के होंगे अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप रिएक्शन पहले लिखेंगे, फिर उसमें ये निकालेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद फिर आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा, क्या कि जो ये एजेंट हैं ये केवल आपको रिएक्टेंट में देखना है, किसमें देखना है, रिएक्टेंट में, आपको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये आपका रिएक्टेंट है ZnO और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, तो जो आपका एजेंट मिला है इन्हीं दोनों में से है, ना कि Zn और CO से है। बात समझ गए ना आप। तो आपको जब एजेंट लिखना है तो किधर से लिखना है, आपको लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किधर से, रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ले लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, कोरोजन। क्या कहता है, कोरोजन। कोरोजन टॉपिक पे आ जाए, क्या है, कोरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल इज ईटन अप ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर मेटल क्या हो जाए, ईटन अप, मेटल मेटल जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिके हो जाए, किसकी प्रेजेंस में, एयर की, मॉइस्चर की, या फिर किसी केमिकल की। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पिलर्स बने होंगे, ठीक है, घर पे आपके आयरन यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है, तो उस पे देखो ये ब्राउन कलर का क्या होता है, ये ब्राउन कलर का उस पर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है और इसे कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं, रस्ट। ये आपका क्या है, रस्ट है, ब्राउन कलर का। और ये धीरे धीरे क्या करता है, ये आपके जो आयरन पिलर्स हैं, आयरन की जो रॉड्स हैं, उसको ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है, धीरे धीरे उसको नष्ट करता है। तो अब ये क्या है, रस्ट है। आपने घर पे देखा होगा बिल्डिंग्स में कि रस्ट लग जाता है तो धीरे धीरे वो आयरन वहां से क्या होता है, कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे वो टूट जाता है। इसे कहते हैं कोरोजन। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका, कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब जैसे क्या है कि रिएक्शन क्या लिखेंगे कि Fe+O2 और वाटर साथ में रिएक्शन कराइए तो गिव्स Fe2O3.X2। यहां X मॉलिक्यूल लगा लें, ठीक है। तो यहां पर जो रस्ट का फार्मूला है वो क्या है, Fe2O3.XS2। तो ये फार्मूले को आपको याद रखना है। ये रिएक्शन में क्या है, आयरन मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा और कुछ मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे और बनाएगा Fe2O3.XS2O। ये क्या है आपका रस्ट का फार्मूला,
ठीक है, यहाँ Fe2 है तो यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या है इसके बाद, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर देखें आप, जैसे आप प्लम्बर आपके यहाँ लगाता है ना कॉपर को वहां पे पाइप में, तो कॉपर का वो पाइप होता है ना, कोई जॉइंट होता है या पाइप होता है, तो वहां पर देखें जैसे ये ग्रीन कलर का इसके ऊपर कोट हो गया, तो ग्रीन कलर का कॉपर पे कोट होना क्या कहलाता है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये भी क्या है, कॉपर का कोरोजन है। उसके बाद क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑफ किसकी, सिल्वर की। सिल्वर, ये देखो चांदी का चम्मच है, वो आपको याद है ना, एक लाइन बहुत पहले बोली जाती थी कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये वही चांदी का चम्मच है जिसपे क्या हो गया है, क्रोजन हो गया है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई है, उस पर सल्फाइड आ गया है, तो इसलिए वो क्या हो गया, ब्लैक कलर का बन गया है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब समझेंगे हम लोग इसके बाद कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रिवेंशन। तो अब आ जाइए प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन का पहला क्या है, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे। देखो, आप प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप उस पे पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश या पेंट, पॉलिश या पेंट। आप उस पे पॉलिश कर दीजिए या फिर पेंट कर दीजिए। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप आयरन का कोई लाते हैं पिलर घर पे, ठीक है, तो उस पे सीधा आप क्या करें, पॉलिश कर दें या पेंट मार दें उसके ऊपर। जब पेंट मार देंगे तो उसके ऊपर क्या है, अब क्रोजन वो कम एब्जॉर्ब होगा, वो लेस उस पर रस्ट लगेगा, तो अब क्या है कि उससे वो प्रिवेंट हो सकता है। दूसरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। आप क्या है, एलॉय फॉर्म कर दीजिए। अब जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसका जब फॉर्मेशन होता है, बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां जो पिलर लगाए जाते हैं उसको एलॉय बना के लगाए जाते हैं, ठीक है। उस पर किसी और चीज की हल्का सा मिक्स कर दिया जाता है जो कोरोजन को कम, जिसपे कोरोजन कम हो ऐसा कोई मेटल उस पर क्या होता है, एलॉय बनाने में यूज किया जाता है। तो अगर आप एलॉय बनाएंगे तो लेस कोरोजन होगा। जैसे घर पे आप देखें स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज होते हैं, अगर वही आयरन के होते तो उस पर क्या होता, पानी डालते तो कुछ दिन बाद रस्ट लग जाता और वो धीरे धीरे नुकसान करता आपको भी और वो आपका सामान नष्ट भी हो जाता। इसलिए उस पर क्या किया गया, एलॉय बनाया गया। एलॉय बना के आप वर्षों से यूज कर रहे हैं, ठीक, घर पे आपका यूज हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि वो एलॉय है, अब उस पर लेस कोरोजन होगा। बात समझ गए ना। अब थर्ड पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दें। जिंक जो है वो लेस क्रोजिव है। आप मेटल को लीजिए, जिंक में उसको डाल दीजिए और निकाल लीजिए, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जिंक की लेयर चढ़ जाएगी। अब जिंक की लेयर आ गई, अब उसका कोरोजन क्या होगा, लेस होगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। बात समझ गए। अब फोर्थ क्या है, तीन आप समझ गए प्रोसेस कि पॉलिश कर दें या पेंट कर दें या फिर उसके ऊपर एलॉय बना दें या फिर उसके ऊपर जिंक की लेयर कर दें या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, किसी और लेस रिएक्टिव एलिमेंट की उसके ऊपर क्या कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, उसके ऊपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ऊपर चढ़ा दिया जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। समझ गए बेटा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम लोग समझते हैं कि रैंसिडिटी क्या है। रैंसिडिटी, चलिए आ जाइए रैंसिडिटी पे। देखिए आपने पार्टी में कहीं पर, ठीक है, शादी ब्याह होगा, किसी की बर्थडे पार्टी होगी, आपकी पार्टी होगी या घर पे आपने पनीर या फिर छोला आपने चखा होगा, चखा क्या, भरपेट चला होगा, चखना क्या उसमें, ठीक है, चखना क्या है। और जब पनीर और छोला मिलेगा तो भरपेट चलेगा कि उसमें आप चख के देखेंगे कैसा बना है, चखेंगे तो है नहीं, भरपेट। तो अब देखो जैसे ये
छोला और पनीर आप देख रहे हैं, ये आज बना है, आज पार्टी थी आपके यहाँ, शाम को थी, बर्थडे था, अब इसको आपने बनवाया घर पे, तो आज तो आपने अच्छे से खाया, अब इसको आप रख दें कि 2 दिन बाद खाएंगे, ऐसा होता है क्या कि आप इसको रख दें 2 दिन बाद खाएंगे? हाँ हो सकता है, लेकिन इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा किसी ऐसी जगह पे जहां ये खराब ना होने पाए। आप रख भी देते होंगे फ्रिज में, रख के 3 दिन खाते होंगे, क्यों ऐसा करते हैं क्या? ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। तो क्या है कि इसको आपने आज बनाया घर पे, ठीक है, अब आज आपने खाया तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब 1 दिन बाद खाएंगे तो इसका टेस्ट जो है और स्मेल बदल जाएगी, बदलती है, इसकी बैड स्मेलिंग हो जाएगी। तो अब क्या है कि ये आपका जो है रैंसिड हो गया, क्या हो गया? रैंसिड, क्योंकि इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, फैट भी है, तो ये क्या है, ये रैंसिड हो गया, ये एयर से मिलके ऑक्सीडाइज हो गया, एयर से मिलके ऑक्सीडाइज हो गया। तो आप क्या लिखेंगे कि द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज अ रैंसिडिटी। मतलब क्या है कि फूड का स्पॉइल होना, फूड का नष्ट होना, फूड का टेस्ट बदलना, स्मेल बदलना ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज अ रैंसिडिटी। मतलब जब ऑक्सीजन से वो मिलता है, एयर से मिलता है, तो उसका टेस्ट, उसका स्मेल दोनों बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, ठीक है। इसमें उसका टेस्ट बदल जाता है और उसकी स्मेल भी बदल जाती है। बात समझ गए रैंसिडिटी क्या है? समझ गए ना कि द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज अ रैंसिडिटी। क्लियर ना बात बेटा? चलिए अब इसके बाद समझते हैं प्रिवेंशन। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रिवेंशन क्या है। तो आपने चिप्स पैकेट का यूज किया होगा, तो चिप्स पैकेट में क्या है बेटा कि नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिससे कि उसके अंदर की एयर जो है वो रिप्लेस हो जाए। एयर रहेगा तो वो क्या कर देगा, उसको रैंसिड कर देगा। तो एयर रिप्लेस करने के लिए उसमें क्या रखा जाता है? नाइट्रोजन गैस। बात समझ गए? तो नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं कि वो रैंसिड ना होने पाए, ऑक्सीडाइज ना होने पाए, ठीक है। अब यहां पे समझ लेंगे कि नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में फिल करते हैं, कंटेनर एयर टाइट, या उसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन करते हैं, फ्रिज में उसको हम लोग केप्ट करते हैं। और हम लोग यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट इसका हम लोग यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं रैंसिडिटी को, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या है इसका, BHA या फिर BHT, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसका होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है। ये दो सब्सटेंस है, इसका यूज करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट। बात समझ गए? तो क्रोजन आप और रैंसिडिटी आप कर लेंगे दोनों को। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ हम लोग समझ लेते हैं, एक्टिविटी समझ लेते हैं, एक्टिविटी समझ लेते हैं कुछ। फर्स्ट ये आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। इसको जब आप बर्न करेंगे तो यहां पर ये एस नहीं होगा, डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होगा और व्हाइट कलर का क्या बचता है? रेसिड्यू, व्हाइट कलर का रेसिड्यू बचेगा, रेसिड्यू, व्हाइट कलर का क्या बचता है? रेसिड्यू, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको करना क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, बिफोर बर्निंग इसको आपको क्या करना है? क्लीन करना है। बिफोर बर्निंग आपको क्या करना है? क्लीन, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होगी जो उसको बर्न करने में, उसकी रिएक्टिविटी में उसको स्लो कर देता है। इसलिए बिफोर बर्निंग हमें से क्या करना है? क्लीन करना है, जिसकी वजह से रिएक्शन उसकी बढ़ जाए, ठीक है। तो बिफोर बर्निंग आपको क्लीन करना, ये ध्यान रखना है। जब आप क्लीन करेंगे तो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा और व्हाइट रेसिड्यू बचेगा।
समझ गए? चलिए दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है? दूसरी एक्टिविटी कहती है, यहां पर आ जाइए, इसमें कहता है कि जब व्हाइट AgCl में क्या आता है? सनलाइट। जब इसके ऊपर सनलाइट डालते हैं, उसकी रेस को डालते हैं, तो ये टर्न हो जाता है ग्रे में। क्यों होता है? क्योंकि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए जो AgCl है वो ब्रेक हो जाता है Ag+Cl2 में, इसलिए यहां पर वो व्हाइट से ग्रे हो जाता है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं, अगली एक्टिविटी क्या है। अब हमें समझना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है। तो बेटा इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रोड ये है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड ये है निगेटिव। इलेक्ट्रोड क्या है? मेटल रॉड है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब वाटर को आप डिकम्पोज करेंगे, वाटर को आप तोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा? H2 और यहां क्या मिलेगा? O2। ये हाफ, तो यहां रेशियो क्या होगा? 2:1। मतलब क्या है कि निगेटिव के पास कौन आएगा? ऑक्सीजन, और पॉजिटिव के पास कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन गैस कहां आएगी? पॉजिटिव के पास, और ऑक्सीजन कहां आएगी? निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आएगा। तो इसीलिए ये इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है और इसका अमाउंट जो है वो कम है, क्योंकि हाइड्रोजन डबल होता है किससे? ऑक्सीजन से, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। बात समझ गए ना आप? तो इस तरह ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है, पूरा चैप्टर आपको क्लियर कर दिया गया है। आप इसको रिवाइज करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो बेटा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।